वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी की कैसे एक ऑडिटर एसेट्स और लाइबिलिटी वेरिफिकेशंस करता है। तो ये हमारी चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 3 है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लाइवली स्टॉक। हमने लास्ट टॉपिक किया था कार एंड अदर कन्वेंसेस, बट हमारी नेक्स्ट एसेट है लाइवली स्टॉक्स। लाइव स्टॉक्स क्या होता है, देखिए जो हमारी एसेट होती है बिजनेस के ऊपर, फॉर एग्जांपल डेयरीज, कैमल, बुल जो हमारी फार्मिंग में होते हैं, तो उनको हम कैसे वेरीफाइड करते हैं। देखिए एग्जिस्टेंस, जो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हमें रजिस्टर मेंटेन करते हैं सारी नॉर्मल, ताकि हम इनसे डील्स कर सकें। जो भी सारी डिटेल होती है एनिमल से रिगार्डिंग, वो हम उस रजिस्टर में मेंटेन करते हैं। और ऑडिटर उस रजिस्टर को अच्छे से वेरीफाई करता है कि हमारे एनिमल्स की कॉस्ट कितनी है, हमारे पास नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं, उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन करता है कि जो हमने रजिस्टर में हमारे एनिमल्स के नाम, नंबर और कॉस्ट लिखी हुई है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। साथ ही साथ ये भी देखना है कि जो हमारे वो एनिमल्स हैं वो हमारे बिजनेस फर्म के हैं या नहीं है, और उनकी इस तरीके से वो फिजिकल वेरिफिकेशन करके उन्हें वेरीफाइड करता है। उसके बाद है वैल्यूएशन, जो हमारे एनिमल्स हैं वो उनकी फुल कॉस्ट कितनी है उनको वैल्यूड करता है। साथ ही साथ ये देखता है कि वो किस वजह से वो रिड्यूस हो रही है उनकी वैल्यू, और उनको ईजिली वो फाउंड आउट करना ईजिली नहीं है, बट वो उनकी रिडक्शन को भी फाइंड आउट करता है। साथ ही साथ जो हमारा ऑडिटर है वो एक सर्टिफिकेट भी इशू करता है। जो हमारी वैल्यूएशन है एनिमल्स की वो एक एक्सपर्ट के द्वारा होती है, क्योंकि जो लाइवली की जो वैल्यू होती है काफ़ी हाई होती है, ठीक है। तो उनकी डेड स्टॉक जो रिड्यूस हो जाती है वो टोटल वैल्यू से होती है, और जो हमारा डेबिट और प्रॉफिट होगा वो हम डेबिटेड करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। आपने देखा होगा आपके घर में दूध आता होगा भैंस के थ्रू, ठीक है। तो एक भैंस अगर हम कहते हैं कि हम 1,50,000 की लाई, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उतना ही, मतलब कि वो सस्ते, वो महंगी होते हैं, और वो हमें दूध कितना दे पाती है, 12 किलो, 15 किलो। हम उसको सेल करके हम अपने घर का गुजारा करते हैं, ठीक है। पर वो बेस्ड करता है कि हमारा जो हमारी भैंस है कितने रुपये है, तो हम उसके अकॉर्डिंग होता है। 60 रुपये किलो देते हैं, 65 देते हैं। आई थिंक अब तो 65 हो गया है, और मे बी आने वाली फ्यूचर में 70 हो जाएगा, क्योंकि दूध बहुत महंगा आता है। एनिमल्स की कॉस्ट क्योंकि काफ़ी बढ़ गई, क्योंकि उनका जो खान पान है वो बहुत हैवी हो गया आज के टाइम पे, तो उनकी वैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है। परचेज सेल, जो हमारा ऑडिटर है ये भी इंश्योर करता है जो हमारी परचेज सेल होती है लाइवली स्टॉक की, वो प्रॉपर्ली अकाउंटेड होती है या नहीं होती है। साथ ही साथ उसका रिवेन्यू एक्सपेंसेस, जो भी उनके रिवेन्यू एक्सटेंड होते हैं, मतलब उनको, देखो मैंने बताया ना, जो एनिमल्स का फूड एक्सपेंसेस है, वो अगर वो बीमार हो जाए, उनका म्यूनिसिपल टैक्स, उनका पंचायती टैक्स, ये सारे रिवेन्यू एक्सपेंसेस भी देखे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के टाइम पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है ऑडिटिंग के टाइम पे। नेक्स्ट एसेट है हमारी एसेट्स एक्वायर ऑन हायर परचेज एग्रीमेंट, जो हमारी हायर परचेज के एक्वायर से होती है। स्टडी ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट कहता है जो फर्स्ट और फोरकास्ट है, जो ऑडिटर है वो ये नॉर्मली पूछते हैं, जो हमारी परचेज एग्रीमेंट है फ्रॉम द क्लाइंट से, जो भी एग्रीमेंट हम अच्छे से रीड करते हैं, वो उनका कैश प्राइस, हायर प्राइस और नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन, बेसिक कंडीशन और जो रेट, वो देखे जाते हैं वो कितने हैं या नहीं है, ठीक है। एग्जिस्टेंस क्या है, जो हमारे ऑडिटर होते हैं उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन होती है एसेट्स की। साथ ही साथ जो एसेट होती हैं वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही करते हैं। और जो हमारे जो हमारे हम ये भी देखते हैं जो हमारी परचेज कंडीशन है वो एडिक्वेटली कितने हुए हैं और कितने नहीं हुए हैं, ठीक है। कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंसेस, जो हमारे कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंसेस क्या हैं, देखिए दो काइंड करते हैं। डेप्रिशिएशन चार्ज करते हैं और हम इंटरेस्ट पेड करते हैं हमारा इंस्टॉलेशन के बेसिस पे। तो डेप्रिशिएशन चार्ज होता है क्रैश प्राइस, सिर्फ कैश प्राइस के बेसिस पे होता है। पर जो ऑडिटर है उसको चेक करनी पड़ती है कि जो पेमेंट हम मेड कर रहे हैं वो कितने डिविडेंड, मतलब कितना डिविडेंड उसमें प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट पे लग रहा है, और जो हमारा इंटरेस्ट पेड है उसके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, और जो हमारा प्रिंसिपल पेड है उस पर कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है। तो इन चीज़ों को इन सारे एक्सपेंसिस को वेरीफाइड करना, उन्हें फिजिकली चेक करना और उनका कैश बैलेंसेस चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम चेक नहीं करेंगे तो हमारा जो गड़बड़ है वो हमें दिख जाएगी, हमारा फ्रॉड और एरर के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। उसके बाद है इंस्टॉलेशन, जो हमारे इंस्टॉलेशन में क्या होता है, जो इंस्टॉलेशन हम पेड करते हैं एसेट की वो हम रिटर्न भी लेते हैं। तो इंश्योर करते हैं जो हमारे एसेट अकाउंट है वो क्लोज्ड है या लॉस्ट अंकड़ है, हो रहा है, तो वो प्रॉफिट और अकाउंट्स में हमें ट्रांसफ़र करने पड़ता है। जो इंस्टॉलेशन हम दे भी रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, हमें मिल रही है या नहीं मिल रही, तो ये सारी चीज़ें भी हमें चेक करनी ज़रूरी है। वैल्यूएशन, जो भी हमारा डेप्रिसिएशन लगता है हमारे एसेट परचेज पर, या हमारे एग्रीमेंट चार्ज होने पर, या कैश प्राइस के डेप्रिसिएशन पे, वो हम डिडक्ट कर देते हैं और उसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। जो भी हम ये भी इंश्योर करते हैं जो हमारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ है वो कैश प्राइस पे हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये चीज़ें भी वेरीफाइड करनी बहुत ज़रूरी है। कोरेस्पोंडेंस, जो हमारा जब हम रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं वो भी ज़रूरी है टाइम टू टाइम, क्योंकि
जो सप्लायर्स से हम फाइंड आउट करते हैं, टर्म्स और एग्रीमेंट करते हैं, वो फॉलोड करने बहुत ज़रूरी है। और इंस्टॉलेशन हमें टाइम पे देनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम टाइम पे नहीं देंगे तो फ्रॉड और एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा है और आपकी मिस एप्रोप्रिएशन हो सकती है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट्स। कंपनीज एंड अदर बिजनेस क्या करते हैं, अपने फंड्स को इन्वेस्ट करती है, लाइक शेयर, डिवेंचर्स, ये उनके फंड्स उनको करती है और उनसे इंटरेस्ट रिसीव करती है। तो ऑडिटर को ये सारे पॉइंट्स ध्यान में करने चाहिए जब वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को चेक करता है। सबसे पहले ओनरशिप। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, सिक्योरिटीज़ है, तो ऑडिटर उनसे एक रिसीव करते हैं, कंप्लीट शेड्यूल लेते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट का क्लाइंट से, ताकि सारी जो भी इन्फॉर्मेशन है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी डिटेल्स उनके पास आ जाए। और जो भी डेट ऑफ जो जिस दिन भी इन्वेस्टमेंट को परचेज करते हैं, नेम ऑफ द परचेजर होता है, फेस वैल्यू कितनी होती है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू कितनी होती है बैलेंस शीट में, सारे शेड्यूल्स को वो मैच करता है और सारी एक एक इन्फॉर्मेशन को वेरीफाइड करता है। साथ ही साथ ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर ये भी देखता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो उन नेम ऑफ द क्लाइंट पे है या नहीं है, और ये भी टली करता है कि जो इन्वेस्टमेंट का शेड्यूल है वो इन्वेस्टमेंट रजिस्टर पर मेंटेन करा जा रहा है या नहीं करा जा रहा है। तो ऑडिटर को एक छोटी से छोटी बात का पूरा ध्यान रखना पड़ता है जब वो इन्वेस्टमेंट को वेरीफाइड करना होता है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे पब्लिक के लिए होती है और उनसे वो इन्वेस्ट करते हैं, हमें उन्हें डिविडेंड देना पड़ता है, उनको डिविडेंड उनसे लेना भी पड़ता है। तो एक पूरा होल प्रोसेस होता है जिसको हमें वेरीफाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। एग्जिस्टेंस, हमें ये भी चेक करना चाहिए जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उनकी एग्जिस्टेंस है या नहीं है। जो ऑडिटर है उनको सारी सिक्योरिटीज़ को खुद से चेक करना चाहिए, टैली करना चाहिए, सारे शेड्यूल हमारा इन्वेस्टमेंट रिसर्चर को भी टैली करना है। और ये भी इंश्योर करना चाहिए जो हमारी सिंगल सिक्योरिटी है वो प्रेजेंट, वो 2 बार प्रेजेंट तो नहीं है इन्वेस्टमेंट को। तो ये भी मतलब हर एक इन्वेस्टमेंट की एक सिंगल सीटिंग होनी चाहिए हमारे इन्वेस्टमेंट रजिस्टर में। अगर डबल है तो उसे क्रॉस कर दिया जाए और सारी वेरिफिकेशन करी जाए। जो भी सिक्योरिटीज़ है वो सारी बैंक में डिपॉजिटर्स होनी चाहिए। सर्टिफिकेट ऑब्टेन होना चाहिए हर एक के पास कि हमने इन्वेस्टमेंट को इशूड करा है। जो भी सिक्योरिटीज़ हम देते हैं हमारे ट्रस्टीज़ को वो भी वेरीफाइड होनी चाहिए एक बार तो, एटलीस्ट हमें एक बार तो ट्रस्टी का भी प्रेजेंस लेना चाहिए। और साथ ही साथ जो हमारा ऑफिशियल है कंपनी का उसका वो भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है और हमारा ट्रस्टी हमसे, अगर वो हमारा ट्रस्टी नहीं है तो ठीक है। उसके बाद है चार्ज ऑन मॉर्टगेज। जो भी हमारी कंपनी है वो लोन लेती है चार्जेबल के लिए, सिक्योरिटीज़ के लिए, तो ऑडिटर को केयरफुली रहना चाहिए। जो भी हमारा मॉर्टेज डीड है या फिर हमें ऑब्टेन करते हैं कोई भी सर्टिफिकेट, जो भी वेरिफिकेशन की सिक्योरिटीज़ है उसे टाइम टू टाइम करना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए प्रैक्टिस के साथ साथ जो भी हमारा डिसाइड करते हैं हम ऑडिटर की ड्यूटी के लिए वेरीफाइड करते हैं सिक्योरिटी की, तो वो भी हमें अपने पास रखनी चाहिए। और ऑडिटर को ये भी जानना चाहिए जो भी हमारी सिक्योरिटी है वो किसके हाथ में अच्छी नहीं है संभालने के लिए, तो उसे ना दें। और ये भी इन्फॉर्म करें मैनेजमेंट को कि जो भी डिस्क्लोजर है रिपोर्ट का वो भी टाइम टू टाइम आ जाए, ठीक है। परचेज सेल क्या है, ड्यूरिंग द ईयर जो भी सिक्योरिटी हम बॉट करते हैं, सेल करते हैं, हमें वेरीफाइड करनी चाहिए। सारे नोट्स और जो भी सोल्ड नोट्स है ब्रोकरेज से उनसे सारी वेरीफाइड डिटेल्ड होनी चाहिए ताकि हमारे पास एक कंक्लूजन हो हमारी वेरिफिकेशन का, हमारी ऑडिटिंग का। उसके बाद है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। जो भी हम इन्वेस्टमेंट वेरीफाइड करते हैं वो हमें विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन देम वो करनी चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे पास इंटरेस्ट और डिविडेंड आए होंगे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड तो वो हमारे पास एक अच्छा रिजल्ट होगा वेरिफिकेशन का। हमारे जो भी रेवेन्यू इनकम्स हुए हैं, जो भी हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, डिविडेंड रिसीव हुआ है, जो भी हमारी कॉस्ट इनकर्ड हुई है परचेजिंग पे सिक्योरिटीज़ के, कैपिटल एक्सपेंसेस क्या है, जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस इनकर्ड हुए हैं, हमारी सेलिंग क्या हुई है, वो सारे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंटेन करते हैं। तो जिस वजह से हमें सारी वेरिफिकेशन करनी चाहिए। और ऑडिटर को ये भी देखना चाहिए जो भी हमारी इनकम हुई है या फिर अर्नड हुई है हमारी इन्वेस्टमेंट और जो नहीं हुई है एसेट को, वो हमें एसेट बैलेंस शीट शो करना चाहिए। मतलब टोटली क्या है, हमें जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, डिविडेंड रिसीव हुआ है, जो हमारे रिवेन्यू एक्सपेंसेस हुए हैं, जो हमारे कैपिटल एक्सपेंसेस हुए हैं, जो हमारे सेलिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट के खर्चे हुए हैं, जो भी हमारा इनकर्ड या एक्सपेंडिचर हुआ है, उन सारी चीज़ों को हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ऑडिटर के पास और वेरिफिकेशन होनी चाहिए। वैल्यूएशन क्या है, वैल्यूएशन डिपेंड करती है हमारे पर्पस क्या है, हमारी इन्वेस्टमेंट का मेड होने का, लॉन्ग टर्म एसेट है या किस हम बेसिस पे कर रहे हैं हमारी इनकम को, और किस कॉस्ट प्राइस पे कर रहे हैं, कोई रेफरेंस वैल्यू तो नहीं है, कोई मार्केट वैल्यू तो नहीं है, शॉर्ट टर्म एसेट है या नहीं है, जो भी लेसर है हमारी मार्केट वैल्यू का बैलेंस शीट का।
ऑडिटर को सारी वैल्यूएशन करनी चाहिए और कंसिस्टेंटली भी मैच करना चाहिए कि कौन सा मेथड आप फॉलो कर रहे हो अपनी वैल्यूएशन का और अपने इन्वेस्टमेंट को सेल करने का, उनका इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव करने का। और ये भी चेक करना चाहिए वो कौन सी इंटरेस्ट ऑफ रेट पर दे रहे हैं, इंटरेस्ट भी और डिविडेंड भी क्या फिक्स्ड अमाउंट है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, ऑडिटर कब से रिक्वायरमेंट पड़ा है? एज पर सेक्शन 187 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हम ये फॉलोड करने लगे नहीं भी। अंडर दिस सेक्शन जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट हो रही है कंपनी के थ्रू, हमारा कंपनी का नाम चेक करना है और साथ ही साथ हमें ये भी देखना चाहिए कौन कौन से सर्कमस्टांसेस के अंदर हुआ है। हमारा शेड्यूल चेक होना चाहिए किस कैटेगरीज के अंदर हमारे 3 ग्रुप बने गए हैं। जैसे कि बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सिक्योरिटीज़ के अंदर है। जो हमारे इन्वेस्टमेंट शेयर डिबेंचर्स हैं, जो हमारे इन्वेस्टमेंट है वो फिक्स और करंट अकाउंट्स के अंदर है या नहीं है, क्या किस टाइप की ऑफ नेचर हमारी इन्वेस्टमेंट है, कोई भी वैल्यूएशन वो भी डिस्क्लोज करनी ज़रूरी है। उसके बाद है स्टॉक इन ट्रेड। जो स्टॉक इन ट्रेड है वो जनरली हमारे गुड्स परचेज फॉर रीसेल, फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड रॉ मटेरियल के बेसिस पे होते हैं। सो देखिए इनको कैसे वेरीफाइड करा जाता है। जो भी हमारी प्राइमरी ड्यूटी क्या है ऑडिटर की, कि वेरीफाई करना एग्जिस्टेंस है या नहीं है, वैल्यूएशन करना स्टॉक इन ट्रेड की, और इंपॉर्टेंट करंट एसेट क्या है, डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को। साथ ही साथ इम्प्लाइज करती है स्टॉक आर नॉट करेक्टली अकाउंटेड फॉर द रिजल्ट। जो हम क्योंकि वो अकाउंट शो नहीं हो पाते हैं और वो करेक्ट नहीं होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस शीट के अंदर, जो एक्यूरेट नहीं होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वॉटलर बी क्या करा है कि इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए जो नॉर्मली स्टॉक होता है वो कंसिडर करते हैं इंपॉर्टेंट एसेट होती है, हमारी करंट एसेट होती है, ठीक है। जो डिफरेंट मेथड होते हैं वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के वो भी हम रिकनाइज करते हैं। जो भी ज़्यादा चांसेस होते हैं इम्प्लेस ऑफ स्टॉक के वो हमारे अदर एसेट से कंपेरेबल होते हैं। जो भी वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की है वो अफेक्ट करती है हमारे सेलिंग प्राइस को और वो हमारे साथ साथ अफेक्ट करती है हमारी इनकम को। जो भी वेरिफिकेशन होती है क्वांटिटी की, कंडीशन की, वैल्यूएशन स्टॉक की, जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को भी अफेक्ट करती है और एज़ कम्पेयर टू हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट भी करती है, ठीक है। जो भी हमारे फ्लक्चुएटिंग मेथड होते हैं वैल्यूएशन को ऑफ स्टॉक के लिए, तो उनका डिफरेंट रिजल्ट होता है, इसलिए हमें एक ही मेथड को यूज़ करना चाहिए। बिफोर डूइंग अ वेरिफिकेशन ऑफ द स्टॉक हमें ऑडिटर को एक सर्टिफिकेट देना चाहिए ताकि वो स्पेसिफिक कर सके जो भी क्वांटिटी, जो भी वैल्यू, जो भी कैलकुलेशन है हमारे स्टॉक शीट्स की, ऑर्गेनाइजेशन की, वो कौन से बेसिस पे है, क्या वैल्यूड करेक्ट है या नहीं है, और क्या नॉलेज है और क्या बिलीव्स है, ठीक है। क्या मटेरियल इंक्लूड करा गया है स्टॉक को एक ऑर्गेनाइजेशन में होने के लिए। जो स्टॉक हैं वो नहीं इंक्लूड करते परचेज ऑफ मटेरियल को, जो भी इन्वॉइसेस होते हैं वो हम उनको रिकॉर्ड नहीं करते बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है। जो भी हमारे स्टॉक हैं वो इंक्लूड नहीं करते गुड्स को जो सोल्ड करेगा, बट उनको डिस्पैच ज़रूर करा जाता है। जो भी हमारी एडिक्वेट प्रोविज़न हम मेड करते हैं राइटिंग ऑफ को, अनसेलेबल को और ऑब्सोलेट आइटम्स को, ठीक है। जो भी हमारा सिंगल मेथड है वैल्यूइंग ऑफ स्टॉक, लोअर ऑफ द कॉस्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ टेकन, सारे डिफरेंट मेथड होते हैं वैल्यूएशन के और सेम प्रीवियस ईयर्स भी होते हैं। द फॉलोइंग जो हमारा ये प्रोसीजर है वो अप्लाई करता है कि हम स्टॉक की कैसे वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। सो देखिए जो टोटल और कैलकुलेशन होती है वो इंपॉर्टेंट आइटम होती है हमारे, उनकी स्टॉक शीट की उन्हें वेरीफाइड करना चाहिए। जो भी हमारी स्टॉक शीट है वो भी साइंड होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के थ्रू और प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, और वो सर्टिफाइड भी होनी चाहिए हमारे रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के थ्रू, ठीक है। जो भी स्टॉक शीट प्रिपेयर करेगा एट द एंड ऑफ द ईयर वो मैच होनी चाहिए हमारे ऑपरेटिंग रिकॉर्ड से, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए जो हमारे सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं वो भी फॉलोड करेंगे या नहीं करेंगे। जो भी हमारी स्टॉक शीट है वो मैच होगी हमारे प्रीवियस ईयर से, साथ ही जो हमारी स्टॉक शीट है वो इंक्लूड करेगी हमारे ओल्ड और एब्सोल्यूट आइटम जो हमारे सेम रिटर्न ऑफ होंगे। जो भी स्टॉक हमारा मोर और लेस रिक्वायर्ड होगा वो सेम इनकर्ड होगा। जो भी फैक्ट है हमारी क्वांटिटी ऑफ स्टॉक है वो एडिक्वेट होगी, लुक करी जाएगी, आफ्टर सेल्स भी और परचेज भी वेरीफाइड करी जाएगी। जो भी हमें गुड्स रिसीव्ड हुए हैं उनका चालान भी इंक्लूडेड होना चाहिए, और जो भी हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे सेपरेटली वो गुड्स सोल्ड होने चाहिए और लास्ट डेट पर होने चाहिए फाइनेंशियल ईयर। साथ ही साथ जो हमारे स्टॉक इंक्लूड नहीं करते वो प्रीवियस ईयर्स पे होने चाहिए। जो भी हमारे गुड्स रिसीव्ड होंगे वो अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे होंगे, वो इंक्लूड नहीं करे जाएंगे हमारे स्टॉक आइटम्स में। जो हमारा स्टॉक है वो भी वैल्यूड होगा लोअर पे और कॉस्ट और मार्केट वैल्यू पे। जो भी हम मोड करेंगे वेरीफाइड करने का वो इंश्योर कर जाएगा कि कौन सा मेथड अडॉप्ट करा जा रहा है और कौन सा नहीं करा जा रहा। जो भी हमारा ग्रोथ प्रॉफिट रेशियो है वो कंपेयर करा जाएगा प्रीवियस ईयर से और सिग्निफिकेंट चेंजेस भी देखे जाएंगे। जो भी ऑडिटर है उसे इंश्योर करा जाएगा जो गुड्स बनाए जा रहे हैं, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी डिटेल डील किसके साथ हो रही है और उसमें इन स्टॉक्स हमारे इंक्लूड करते हैं या नहीं करते। जो भी हमारी वैल्यू होगी क्लोजिंग की वो भी वेरीफाइड करी जाएगी। साथ ही साथ जो स्पेसिफिक है वो भी वैल्यूड होंगे, डिस्क्लोज होंगे।
और जो ऑडिटर है वो भी ऑब्टेन होगा एक्सपर्ट्स के रिक्वायर। जो भी हमारे सेल्स और परचेज मेड कर जाएंगे लास्ट वीक में फाइनेंशियल ईयर के, वो भी वेरीफाइड होंगे। और जो भी वेरिफिकेशन होती है स्टॉक में वो भी हेल्प करती है हमारी उसके लिए। नाउ वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एंड ऑडिटर कैसे होता है। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर की वेरिफिकेशन से इंक्लूडेड या फिर वैल्यूएशन से अकॉर्डिंग सारे होंगे, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, जो हमारे इफेक्ट करते हैं हमारी प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट को। और कोई भी मिस अप्रोप्रिएशन होती है स्टॉक की, मतलब फ्रॉड होता है, तो वो एज्यूम करा जाता है कि डिफ़िकल्टी है ऑडिटर को काउंट करने में, कोई कमी है, मेजर है वेरीफाई करने में। और जो भी हमारे ऑर्गन है वो प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करेगी इन्वेंट्री के, स्पेशली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से नहीं करेगी। और जो भी एक्सटेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऑडिटर की, तो वो भी वेरीफाइड होनी चाहिए, जो भी एक्सटेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ऑडिटर को ये भी देखना चाहिए कि वो वेरीफाई कर सके हमारी एग्जिस्टेंट इन्वेंट्री क्या है, और उन्हें काउंट करे, मेज़र करे और वैल्यू भी करे हर एक इन्वेंट्री को। डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं हर एक डिफरेंट इश्यूज़ पे। हमारे कुछ एक्सपर्ट्स ये भी देखते हैं कि मेन ड्यूटी जो ऑडिटर की यही होती है कि हमारी इन्वेंट्री को काउंट करे, वेरीफाई करे और फेजिबल कंक्लूजन निकाले। ऑन द अदर हैंड कुछ एक्सपर्ट्स से कहते हैं कि ऑडिटर कैपेबल ही नहीं है उनको काउंट करने में या वैल्यूएट करने में। और कुछ रिप्लाई में कहते हैं कि सर्टिफिकेट इशूड होना चाहिए रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स के पास। जो हमारे इंग्लैंड है उन्होंने कहा कि जो ऑडिटर है वो सर्टिफिकेट तो इशू करेगा, पर साथ ही साथ वो वेरीफाइड करेगा इन्वेंट्री को, बट वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो हर किसी के अलग अलग जजमेंट है। यहाँ पे इन्होंने 3 जजमेंट दे रखी हैं। सबसे पहले किंगस्टोन कॉटन मिल्स कंपनी, मैंने क्या कहा था कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है मैनेजमेंट की जो हमारी है वो एक्चुअल वैल्यू पे है हर एक साल पे। जो ऑडिटर को एक सर्टिफिकेट दे दिया, उसने स्टॉक को अच्छे से वेरीफाइड करा, जो जज है उन्होंने कहा कि जो ऑडिटर का कोई फॉल्ट नहीं है, कोई भी वैल्यूएशन नहीं है, जो भी है वो काउंट करा गया, और वो रिप्लाई में सर्टिफिकेट हमारे फाइनेंशियल ऑफिसर्स को ही इशू होगा। ठीक है। इन्होंने नेक्स्ट टाइम में क्या कहा, जो भी है जजमेंट ऑडिटर ने वो जो ऑडिटर रेस्पॉन्सिबल नहीं है इस वाले केस में। जो भी कैलकुलेशन और वेरिफिकेशन होगी वो सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल की होगी, और कोई भी जो भी है वो जो ऑडिटर है वो केयर फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और नेक्स्ट केस में क्या कहा, जो वर्क इन प्रोग्रेस हो रहा है वो हायर अमाउंट पे हो रहा है मैनेजमेंट की, जो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, डिविडेंड डिक्लेयर होगा, रिजर्व होंगे, वो सारे जजमेंट जो भी होगी ऑडिटर उसमें कुछ भी सपोज नहीं करेगा, ना ही काउंट करेगा और ना ही वैल्यू करेगा वर्क इन प्रोग्रेस को, और ना ही उसको गिल्टी फील करना है। जो भी होगा वो अनकवर्ड फ्रॉड होगा, जिसको वाउचर्स के थ्रू वेरीफाइड करा जाएगा और प्रूव करा जाएगा कि जो भी काम है वो नेग्लिजेंस में हुआ है। ठीक है। तो अबव जजमेंट से क्या कहा कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स की वो हर एक को इशूड करके गई हुई है। तो जो भी सर्कमस्टेंसेस होते हैं उसके प्रेजेंट हम टेक्निक्स को, हमारे काउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री को, सारे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो जो एक्सपेक्टेशंस हैं हमारे ऑडिटर की वो केयरफुली और क्लेवरली होती हैं। तो एज कम्पेयर टू उन्होंने 3 और जजमेंट्स दिए हैं, तो ये 3 जजमेंट और हैं। तो हर एक किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ठीक है। तो बस आज के लिए वीडियो को इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।